पीसीबी ने 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर टी20 टीम के दरवाजे नहीं खुल सके। एशिया कप से पहले शारजा में अफगानिस्तान से सख्त मुकाबला भी मुतवक्के है और इसके साथ साथ अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के 2 साबिक कप्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की ए कैटेगरी में अपनी जगह बरकरार रख सकेंगे। इत्तलात के मुताबिक कल एशिया कप के लिए इंडियन स्क्वाड का भी ऐलान मुतवक्के है और इसके साथ साथ एक अहम मीटिंग भी हुई है। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट ने मोहसिन नकवी से ये मुलाकात की है और इस मौके पर चेयरमैन पीसीबी ने हॉकी के खिलाड़ियों के आंसू पोंछने की कोशिश की है। हॉकी की एशिया कप भारत में शेड्यूल है और अब पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश ने हिस्सा लेने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तानी टीम प्रो लीग में शिरकत पर उनके जो चाहे बादल थे वो छट गए हैं या नहीं। इन मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। स्क्वाड हमारे सामने है, आपको क्या लगता है कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है? 15 खिलाड़ी तो वही हैं जो हमने अभी रिसेंट सीरीज़ में भी देखे, लेकिन 2 जो खिलाड़ी ऐड किए गए हैं सलमान मिर्ज़ा और वसीम जूनियर, क्या आपको क्या लगता है क्यों इतनी मेहरबानी हुई उन पर? देखिए, जैसा आपने खुद कहा कि 15 खिलाड़ी तो वही हैं जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने जो है लॉर्डर हिल में मौजूद थे। उनमें सिर्फ एक प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला, जो कि तलत मौजूद थे टीम में। और इससे पहले वो बांग्लादेश की टीम में भी थे। जब बांग्लादेश टीम गई वहाँ भी उनको कोई मैच नहीं मिला, यहाँ भी उनको कोई मैच नहीं मिला। वनडे सीरीज़ अलबत्ता उन्होंने खेली और आपको याद होगा हसन नवाज़ के साथ एक मैच में उन्होंने फतह कर इनिंग्स भी खेली थी और उनको चांस पहले कहीं नहीं मिला था। और 15 खिलाड़ी तो यही हैं, लेकिन 2 नए शामिल हुए हैं। सलमान मिर्ज़ा के बारे में बहुत पहले पता था, हर एक को अंदाज़ा था कि सलमान मिर्ज़ा को इस टीम में शामिल किया जाएगा एशिया कप के लिए और 3 अफ्रीकी सीरीज़ के लिए। और वसीम जूनियर क्योंकि शाहीन्स के साथ इन दिनों डारवन में थे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे और उनको शामिल किया गया। मेरा ख्याल है अब्बास अफरीदी के साथ थोड़ी ज़्यादती हो गई है क्योंकि अब्बास अफरीदी पहली सीरीज़ में साथ थे, इस वक्त उनको वेस्ट इंडीज़ साथ नहीं लेकर गए थे। और क्योंकि अब्बास अफरीदी का भी काफ़ी तजर्बा है और अच्छे बैटिंग और बॉलिंग दोनों साइड में कर लेते हैं। मेरा ख्याल है शायद सिलेक्टर के ज़हन में ये होगा कि शारजा या दुबई की जो कंडीशंस हैं वो शायद वसीम जूनियर को उनके नुक्ता नज़र से सूट करती हैं। रिवर्स स्विंग भी वो कर लेते हैं और जबकि स्लो बॉल अच्छा करते हैं अब्बास अफरीदी, तो सिलेक्टर्स ने इनको प्रेफर किया। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है तो बाबर आजम का, जैसे बाबर आजम को टीम में लेना था या नहीं लेना था, यही सवाल सबसे अहम था जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हर कोई ये जानना चाहता था कि बाबर और रिजवान पे दरवाजे बंद हो गए हैं या कंडीशंस को देखते हुए या दुबई और शारजा में उनकी माजी की परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि यही वो ग्राउंड्स हैं यूएई के जहाँ पे दोनों ने बगैर 10 विकेटों पे इंडिया को हराया था। इंडिया के खिलाफ फतह गर इनिंग्स खेली थी दोनों प्लेयर्स ने। नो डाउट इन दिनों बाबर फॉर्म में नहीं थे, रिजवान बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं थे और उन्होंने लिया नहीं है। मेरी ज़ाती राय पूछें तो बाबर को ले लेना चाहिए था, वहाँ की कंडीशन से फ़ायदा उठाते हैं। क्राउड पुलर भी है नो डाउट, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है और मैं समझता हूँ कि ऐसा बड़ा प्लेयर जो है किसी वक्त भी टीम के लिए कारआमद हो सकता है, वापस आ सकता है। लेकिन सेलेक्टर्स और फिर कप्तान, जैसा कि हम पहले भी बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि अब पावर जो है वो माइक हैसन के पास हैं और मेरे सोर्सेज तो यही बताते हैं कि सेलेक्टर्स ने मुंतखब किया था बाबर को। उन्होंने राय फाइनल के लिए माइक हैसन को दी थी। माइक हैसन इस हक़ में नहीं थे और कप्तान सलमान आगा जो है वो सुना है कि खामोश रहे जब उनको टीम के नाम दिए गए हैं। तो इस तरह से बाबर और रिजवान क्योंकि बहुत अरसा पहले से भी नहीं खेल रहे, आखिरी सीरीज़ उन्होंने खेली थी, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद वो टीम में शामिल दोनों नहीं किए गए। तो ओवरऑल देखा जाए स्क्वाड बेहतर है और इसमें कोई बड़ी चेंज दिखाई देती नहीं क्योंकि यही बैट्समैन है हमारे पास, बॉलर्स भी ये हैं। थोड़ा सा हमें अपना देखना पड़ता है बैक बेंचेस पे कितने से लोग हैं, इनको सामने अगर रखते हुए देखा जाए तो फिर मुनासिब स्क्वाड है क्योंकि इससे पहले टेस्ट भी हो जाएंगे हमारे प्लेयर। जो शारजा उनका गढ़ है अफगानिस्तान का, वहाँ पे मैचेस होंगे और फिर एशिया कप जो है वो जिस पे सबकी नज़रें हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे, वो भी सामने आ जाएगा। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? 5 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं। बॉलिंग के लिहाज से जो स्क्वाड मुंतखब किया गया और उसके अलावा आपको लगता है कि यही चीज़ें, यही डेप्थ बैटिंग में भी देखी गई हैं? ऐसे बैटर्स हैं जो कि एक अगर बड़ा टारगेट भी होता है तो उसको चेस कर सकते हैं? देखिए, पहले बाबर पे ही बात कर लें कि जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, आपको याद होगा हमने स्टोरी भी की थी और फिर डिस्कशन भी किया था कि अगर फखर जमान नहीं होते तो बाबर आजम 99% स्क्वाड के हिस्सों थे, लेकिन अब फखर स्क्वाड में आ गए हैं तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी। हालांकि मैं खुद ये समझता हूँ
कि खासतौर पे जो इंडिया के खिलाफ मैच होगा उसमें हमें बाबर जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत होगी, लेकिन किसकी जगह हम उनको खिलाएं। साहबजादा फरहान अच्छा खेल रहे हैं, साइम अच्छा खेल रहे हैं, फखर अच्छा खेल रहे हैं, उससे नीचे अगर हम बाबर को लेकर जाएंगे तो फिर वो जाहिर है कि अक्सर ऐसा होता है स्लॉग ओवर एंड के ओवर जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं तो वो उस तरह से हिटिंग कर नहीं सकते, वो अपनी इनिंग बना के खेलते हैं, तो मसला होगा। गालिबन यही सोचा टीम सलीम साहब, मैनेजमेंट साथ ने साथ भी कि साइम के हवाले से भी ऐड कीजिएगा कि साइम अयूब को आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने कभी किसी बड़े मैच में आपको लगता है कि कोई बड़ी इनिंग्स खेली हो? देखिए साइम अयूब का मसला ये है कि चल गए तो बस वो जितवा भी सकते हैं मैच, लेकिन काफी मैचों में वो फिर फ्लॉप भी रहते हैं। कंसिस्टेंसी उनमें नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, और ये बड़ा स्टेज है, बड़ा मरला है, मुझे बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। टॉप ऑर्डर में यही आपको बता रहा था कि हमारी बैटिंग एक स्ट्रॉन्ग है, जदीद जो क्रिकेट की हम बात करते हैं उस तरह के प्लेयर हमारे पास है। कंसिस्टेंट तो फखर भी नहीं है, कंसिस्टेंट तो हमारी टीम भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो प्लेयर हैं ये मैच विनर्स हैं, ये आपको जितवा सकते हैं। तो यहाँ पर शायद इसीलिए कि बाबर जैसे प्लेयर को अगर आप सेलेक्ट करते और बाबर को फिर खिलाते नहीं तो वो एक अजीब सी चीज होती है कि बाबर डग आउट में बैठा हुआ है और बाकी लोग खेल रहे हैं शायद। और इससे फिर सलमान अली आगा पे भी एडेड एक प्रेशर आता है कि यार ये कैप्टन के इसके ऊपर के भाई इसने बाबर को नहीं खिलाया, वो बैठा हुआ डग आउट में, खुदा ना खास्ता रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो ये बात और बढ़ जाती। शायद यही इन सब के चीजों को ध्यान में रखी उन्होंने इनको सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन स्क्वाड मुतवाजन है। बॉलिंग की आपने बात की, बॉलिंग भी अच्छी है, और वसीम जूनियर जायरन को पहले फिटनेस पर साइल भी रहते और जो भी था, अगर हम देखें ओवरऑल एक मुतवाजन स्क्वाड है। लेकिन अब देखें होता यही मैच होंगे दुबई में और इससे पहले शारजा में हमको खेलना है ये ट्राई नेशन। इन कंडीशन के हमारे प्लेयर्स आदी हैं, उनको पता है इन पिचेस का, यहाँ पर कोई ऐसी गेम ऊपर भी नहीं आएगी, बहुत ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत खतरनाक पिचेस हैं, सब पता है इनको। अगर एक चीज का मुझे डर है कि मेंटल इनके ऊपर प्रेशर ना आ जाए कि यार इंडिया के खिलाफ खेलना है, इतना बड़ा इवेंट है। अगर इन्होंने जहन पर ये दबाव नहीं रखा और अपने टैलेंट के मुताबिक खेले तो ये हरा सकते हैं किसी को भी, आप माने मेरी बात। तो मुझे इस टीम से बिल्कुल उम्मीदें हैं। हालांकि कल से सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ है, बाबर के जानिसार बेश कुमार जो है वो आए हुए हैं, बड़ा वो उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये गारंटी देता कि यार ये बाबर टीम में आ रहा है, इसको ओपनिंग कराओ और हम इंडिया को भी हरा देंगे, हम सब कर देंगे, तो बिल्कुल फिर तो हो जाता। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो जो हमारा टॉप ऑर्डर बैटिंग है उसमें थोड़ा सा इस तरह के प्लेयर है मौजूद जदीद क्रिकेट खेलने वाले, जिसकी वजह से शायद उन्होंने बाबर को कहा हो कि इस वक्त इनको नहीं लेना चाहिए। सही। यूसुफ, आप सबसे पहले तो स्क्वाड के हवाले से आपको क्या लगता है कितना मुतवाज़न है, और फिर वही बाबर को अगर ऐड नहीं किया, आपको लगता है कि मुकम्मल यंग टैलेंट पर इन्हिसार करना कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए इफ्जा, हफ्ते को टेक्स्ट में ऐसे मसूल हुआ पीसीबी की जानिब से कि इतवार की सुबह माइक हैसन और आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो हमने छानबीन की कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत क्यों आई। यकीनी तौर पर वो टीम की अनाउंसमेंट के हवाले से भी थी, और इसकी जो हमें कन्फर्मेशन की थी वो पीसीबी के काला ऑफिशियल ने की थी, और साथ उन्होंने अपनी तरफ से ये भी ऐड किया था कि हम सीनियर खिलाड़ियों को भी कंसिडर किए जाने का खासा इम्कान है, जिसमें बाबर आजम और रिजवान की ये शमूलियत के बारे में इतला थी कि उनको शामिल किया जा रहा है। लेकिन बाद में रातों रात अचानक क्या हुआ कि सुबह जब टीम का ऐलान हुआ तो दोनों का नाम नहीं था। सिलेक्शन कमेटी ने माजी में भी गलतियां की हैं, जब ये सिर्फ ये तासर दिया गया कि यंगस्टर खिलाड़ी हमारे अपनी इस नैया को पार लगा सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में भी हमारे यंगस्टर वो तवक्कुआत के मुताबिक पूरा नहीं उतर सके जो उनसे तवक्कुआत की जा रही थी। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में हमने सीरीज़ यकीनी तौर पर हासिल की, लेकिन मजमूई तौर पर जो परफॉर्मेंस का मेयार था वो नहीं था जो होना चाहिए था। अब वनडे सीरीज़ भी हारने के बाद एक चांस था कि बाबर आजम के साथ T20 में जाया जाए, क्योंकि तीन मुल्क टूर्नामेंट उससे पहले सीरीज़ है जिसमें अफ़गानिस्तान की टीम को हम हल्का कभी नहीं ले सकते। अफ़गानिस्तान की टीम ने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छे मार्जिन से कामयाबी हासिल की है, पाकिस्तान को अच्छा टफ़ टाइम दिया, क्योंकि वहाँ की जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स के लिए यादगार साजगार ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर जो इनके अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स वो खासा किरदार अदा कर सकते हैं खुसूसन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में। और फिर चूँकि एशिया कप के हवाले से ये स्क्वाड था, पहले ये बताया गया था कि 18 खिलाड़ी इसमें होंगे, जिसमें अहमद दानियाल भी स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन क्योंकि वो अनफिट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया। अब सवालात यकीनी तौर पर बाबर आजम रिजवान के हवाले से ही हो रहे, बाकी खिलाड़ी तो वही हैं जो पहले खेल चुके हैं और उनसे जो तवक्कुआत थी वो अभी तक वो पूरी नहीं कर पाए सिवाय 1-2 खिलाड़ियों के।
यकीनी तौर पर बाबर आजम की मैं इस बात से अपना सलीम खालिद साहब और जाहिद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बाबर आजम को ख़ास तौर पर एशिया कप के लिए स्क्वाड का ज़रूर हिस्सा होना चाहिए था। अगर बाबर आजम को हम एतमाद नहीं देंगे तो यकीनी तौर पर सिलेक्टर को फिर उनके साथ मिलकर बैठ कर बात करनी चाहिए कि आखिर क्या वो वजूहत हैं जिनकी बिना पर आपको कंसीडर नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में अगर हो सकता है कि आकिब जावेद या दूसरे सेलेक्टर की अगर ज़िद है तो उसको एक खातिर साइड पे रखना चाहिए। ये पाकिस्तान की टीम का सवाल है, ये आकिब जावेद की अकेले की टीम नहीं है, माइक हैसन की अकेले की टीम नहीं है। सलमान आगा को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि जब आप सीनियर खिलाड़ियों के साथ बड़े मुकाबलों में जाते हैं तो उसमें आपकी कामयाबी के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। अगर बाबर आजम को शामिल किया जाता, 3 मुल्क की सीरीज़ में भी उनको खेलने का मौका मिलता, तो इससे एक इनिंग्स उनको चाहिए बड़ी अच्छी जिसकी ज़रूरत है। और क्योंकि वो बड़ा नाम है, बड़े प्लेयर हैं, माज़ी में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम के साथ ख़ास तौर पर ज़्यादती की गई, उनको स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए था। बाकी साइम अयूब की भी आपने परफॉर्मेंस देखी है, वो एक आध मैच में परफॉर्म करते हैं, उसके बाद उनका वो बैट जो रज करना भूल जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम की जगह आजमाया जाए, उनको सारी टीम में रखा जाए, तो उससे जो कम्बिनेशन था वो बेहतर हो सकता था। सही। जाहिद साहब, इसके साथ साथ अगर सलमान अली आगा को कैप्टन बरकरार रखा गया है, उनकी क़यादत में टीम को कैसा परफॉर्म करते देखते हैं, कितनी उम्मीदें हैं हमें? देखें, वो तो तवक्को थी सलमान ही करेंगे, क्योंकि अब जब से उनको कैप्टन बनाया, ज़ाहिर है बोर्ड उन पर एतमाद भी कर रहा है और अच्छे ऑलराउंडर हैं। अपनी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हमने देखा जो मैच पाकिस्तान सीरीज़ जीता है 2-1 से, तीनों मैच बहुत क्लोज हुए थे, यानी बड़ी मुश्किल से कहना चाहिए पाकिस्तान जीत होती है। जीता, अपना बैटिंग आर्डर भी चेंज किया, वहाँ पर उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की, लेकिन अच्छे ऑलराउंडर हैं। मेरा ख्याल है इस मौके पे तो कप्तानी का कोई सवाल नहीं था कि चेंज करके किसको बनाया जाए, तो फिर किसको बनाया जाता। और जहाँ तक 1-2 चीज़ें मैं वैसे आपको बता दूँ इसी से मुंतलक, एक तो आकिब जावेद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये कहा कि पाकिस्तान की ये जो टीम मुंतखब की है ये भारत को भी हरा सकती है, तो ये इंडियन मीडिया पे बहुत जो है फ्लैश हो रही है कि आकिब ने ये कह दिया, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है अब उस चीज़ से शायद बाहर निकल आया कि एशिया कप का बाइकाट कर देना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। और नंबर 2, जहाँ तक आपने जिक्र किया है सलमान आगा का, तो सलमान आगा के अलावा कोई ऐसा था नहीं। माइक हैसन के बारे में सलमान बट जो सबक कप्तान है, उनसे इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन उनकी एक बात कोट करना चाहूँगा। उनका ये कहना था, क्योंकि बोलते बहुत अच्छे हैं, क्रिकेट पे उनका इनहाव भी बहुत ज़्यादा है, तो उनका कहना था कि जी माइक हैसन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हम तकनीक बेहतर करेंगे बाबर आजम की, तो कौन बेहतर करेगा बाबर आजम की तकनीक? बाबर आजम को इस वक्त एक जो है ना ज़हनी पुख्तगी की ज़रूरत है, माहिर नफ्सियात को लगाएं उनके साथ। बाकी बाबर आजम की तकनीक बेहतर करनी या नहीं करनी वो शायद ना माइक हैसन बेहतर कर सकते हैं, ना बॉलिंग कोच आकिब जावेद वो बेहतर कर सकते हैं। सही।